आज के शो में मामले खुसूसी नदीम बाबर की रुखसती, अंदरूनी कहानी बेनकाब, पेट्रोलियम बहरान 2020 की सनसनीखेज तहकीकाती रिपोर्ट अमल दरामद क्या, FIA को फॉरेंसिक तहकीकात 90 रोज में मुकम्मल करने। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, बड़े अहम फैसले हुए इस पर, आप काबीना में रद्दोबदल हुए हैं, कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं जिन पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। कुछ दिन कबल नदीम बाबर साहब को मुस्ताफ़ी होने कहा गया। इस क्राइसिस को समझने की कोशिश करेंगे। ये मामला आखिरकार शुरू किधर से हुआ, कैसे हुआ, जिसको हम पेट्रोलियम बहरान कहते हैं, जो पिछले साल जून 2020 में हमारे सामने आया। आपको याद दिलाते चलें, ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया के अंदर तेल इतना सस्ता हो गया था और उसकी वजह कि इतने स्टॉक्स अवेलेबल थे तेल के कि इस पर तेल मुयस्सर था। इस वजह से उसकी कीमतें कम थी, आलमी सतह के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कम थी। और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क था जहां के शहरी इस वक्त एक बूंद पेट्रोल के लिए इस वक्त लंबी लंबी लाइनें इस वक्त लगा रहे थे। ये यानी पूरी दुनिया के अंदर जहां स्टॉक्स थे, जहां प्राइसेस कम हो गई थी, खरीदार जो थे वो नहीं थे और सप्लाई ज्यादा थी। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल बरक्स सिनेरियो था। पाकिस्तान के अंदर सप्लाई कम थी और खरीदारों की लाइन लगी हुई थी। बल्कि खरीदारों को उकसाया जा रहा था या खरीदारों को कहा जा रहा था कि वो महंगा 150 रुपए लीटर HOBC खरीदें। यानी आम पेट्रोल मुयस्सर नहीं था पंप्स के ऊपर, उनको 150 रुपए का जो तेल इस वक्त कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनकी तरफ से बेचा जा रहा था। इस पूरी सूरत हाल में हमने देखा कि बार बार सवाल उठा कि आखिरकार कौन जिम्मेदार था, कौन नहीं था। और आज इस कमीशन रिपोर्ट के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करने से कबल आपको पहले पूरी टाइमलाइन बताते हैं कि कीमतें कब कम की, कीमतें कब बढ़ी, 25 रुपए का इजाफा कब हुआ, किस तरीके से ये पूरा क्राइसिस जो है इसने जन्म लिया, फिर एक रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, ये सारा तफसीलन आपको टाइमलाइन समझाते हैं। समय पहले हमने देखा कि यह फैसला हुआ गुज़िश्ता 31 मई को गुज़िश्ता साल कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए कमी का फैसला किया गया। इस फैसले के फौरी बाद पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है वो 74 रुपए 52 पैसे कर दी गई। कीमत में इस कमी के 2 रोज बाद ही पूरे मुल्क में जो इस पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पंप्स हैं, उसके अलावा जो है दीगर जो स्टेशन हैं, उनके ऊपर बहरान पैदा हो गया। बहरान का मतलब यह कि पेट्रोल मुयस्सर नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 9 जून को हुकाम को इस मसनूई बहरान की जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। कुछ रोज बाद ही ओगरा की जानिब से 6 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर कुल 4 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। ताहम इसके बावजूद पेट्रोल बहरान वैसे ही का वैसे ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके नतीजे में हुकूमत को 26 जून को पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपए 58 पैसे का इजाफा करना पड़ा। पेट्रोल की कीमतों में जो 25 रुपए जो इजाफा हुआ 58, ये एक तारीखी इजाफा था, ऐसा हिस्टोरिकली नहीं देखा गया था। इसके कुछ ही घंटों बाद पेट्रोल की सप्लाई मामूल पर आ गई और पेट्रोलियम मसनूआत की मांग में अचानक इजाफा इस बहरान की वजह करार दिया गया। जो तर्जुमान थे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उनकी तरफ से, ओगरा का कहना था कि इस मुल्क में पेट्रोल का कोई बहरान नहीं था, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने इस बहरान की तहकीकात करवाने का फैसला किया था। जो वज़ीर साहब का इस वक्त फरमाना था इस बारे में, वो आपको शॉर्ट की सूरत में हम सुनाते भी हैं कि उन्होंने जो कहा था कि कमीशन की रिपोर्ट कौन कौन इन्वॉल्व था। लेट्स हियर दिस आल्सो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरे क्राइसिस के बारे में क्या कहा था। लेट्स हियर दिस आल्सो। के अंदर ये जो बाहर की कंपनीज इंपोर्ट करती हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर ओगरा इन्वॉल्व थी, उसका क्या इसके अंदर रोल था। फिर इसके अंदर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, हमारी जो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री थी। वो जो कंपनीज ने इंपोर्ट करना था, उन्होंने कहा जी हमें तो एक्चुअली लॉस होगा अगर हम इस कीमत पे करें। उन्होंने वो किया नहीं। जो रेगुलेटर था उसको जो देखना चाहिए था उन्होंने पूरी तरह देखा नहीं। तो इस ब्लेम गेम है। लिहाजा हमने कमीशन बनाई है। कमीशन हमें पूरी रिपोर्ट देगी कि इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या। कमीशन से एक्चुअल फैक्ट्स हमें पता चल जाएंगे। ये तो बिल्कुल पब्लिक। इस रिपोर्ट की बात की गई। इस रिपोर्ट पे आने से कबल आपको बताते चले कि अभी भी बहुत से अहम सवाल आते हैं। इस पूरे बहरान को अगर आप समझे तो इसमें कुछ अहम सवाल जो शॉर्ट टर्म से मुताल्लिक हैं, यानी शॉर्ट टर्म में लोगों को क्लैरिटी चाहिए कि आखिरकार हुआ क्या, किसने पैसे बनाए, कौन मुस्तफीद हुआ, निजी कंपनी को कितना फायदा हुआ, नुकसान किसका हुआ। नुकसान हम आपको बता रहे हैं, नुकसान हुआ तो सार्फिन का हुआ, शहरियों का हुआ, या फिर हुकूमत की जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है
पाकिस्तान स्टेट ऑयल का नुकसान हुआ, जिसको जून के अंदर महंगे दामों तेल खरीद कर सस्ते दाम में बेचने का कहा गया। तो अगर पूरी सूरत हाल देखें तो अवाम का नुकसान, हुकूमती खजाने का नुकसान, ये दो चीजें हुई जो इस वक्त हमें इस पूरे बहरान में सामने नजर आती हैं। लेकिन बहुत से सवाल हैं जिनको हम इस वक्त चाहेंगे कि FIA को सौंपे भी गए हैं उस काम में, जो इस वक्त फौरी जवाब मांगते हैं। लॉन्ग टर्म में तो डीप रूटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इस वक्त ऐसे लॉन्ग टर्म मेजर्स की जरूरत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यानी फौरी बुनियाद पर ये सवालात हैं जो FIA को जिनका जवाब ढूंढना है। ये बताया जाए कि इस वक्त जो इन्वेंट्री रखने की जरूरत है वो कितनी थी, उस पर गौर किया जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने इस जरूरत पर क्या किया, क्या उस जरूरत को पूरा किया या नहीं किया इस बहरान से कबल। दूसरी बात यह कि जो कागज पर फरोख्त दर्ज की गई थी और उसमें हकीकत में होने वाली सेल्स में कितना फर्क था, असद उमर साहब की स्टेटमेंट भी इस बारे में है। और क्या मसनूआत की जखीरा अंदोजी की गई, अगर की तो किसने की। और इसके अलावा अगर निज़ाम की कमजोरियां जिसमें कानून की खिलाफ वर्जियां चली आ रही हैं, उन्हें भी इन सिफारिशात का हिस्सा बनाया जाएगा, जो रिपोर्ट अब बताया जा रहा है कि FIA बनाएगी। फॉरेंसिक तहकीकात में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिटेलर्स को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। साथ उन सरकारी अफसरान जो इस पर शामिल किया जाएगा जिनके हवाले से उनसे मावनत किया, या इस पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा या जो पोर्ट अथॉरिटी है उनके लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने मावनत की है। दूसरा हिस्सा इंतजामी उमूर के हवाले से है, जिसमें फैसलों में कमजोरी। इन मज़कूरा इदारों में कुछ अफराद के बारे में कहा गया कि उनकी वो काबिलियत नहीं है कि ये उन ओहदों पर बैठ सकें, और इन तमाम इंतजामी फैसलों के बारे में पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत की गई है कि वो उन्हें देखें और वज़ीर आज़म को इस बारे में रिपोर्ट करें। सिफारिशात का तीसरा और आखिरी पहलू पूरे निज़ाम में ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन के हवाले से जो इबाम मौजूद है उसके बारे में है कि जिसे मनाने की ज़रूरत है और कानून साजी की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह हमने बताया कि ये रिपोर्ट सनसनीखेज है, जब पूरी दुनिया के अंदर तेल के खरीदार नहीं थे, स्टॉक्स अवेलेबल थे, दुनिया अपने स्टॉक्स पाइल कर रही थी, तो हमने ये फैसला नहीं किया। हमने क्या फैसला किया जिस फैसले से हमें नुकसान हुआ, सार्फिन को नुकसान हुआ, कौमी खजाने को नुकसान हुआ। लेकिन इस पूरी सूरत हाल पे असद उमर साहब ने जो रिसेंट ब्रीफिंग की उसमें नदीम बाबर साहब को हटाने का फैसला हुआ। क्या कहा था इस प्रेस ब्रीफिंग में? लेट्स हियर दिस आल्सो। नदीम बाबर साहब का फैसला क्यों और कैसे हुआ? इस 90 दिन का पीरियड जिसके अंदर ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन FIA ने मुकम्मल करनी है, इस पीरियड के अंदर वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। बिल्कुल वाज़े तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गैर कानूनी इक़दाम जो है वो नज़र आया है हमें या स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर से मुतालिक या सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुतालिक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है क्योंकि पूरी चेन की इन्वेस्टिगेशन होनी है, अरबों रुपए का कौम को, अवाम को नुकसान की तहकीकात हैं। जिस मार्च अप्रैल मई के अंदर जिस तरह हमने बताया कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम थी, तो स्टोरेज कैपेसिटी यानी अपनी इस पर स्टोरेज लोग बढ़ा रहे थे, खरीद रहे थे, इस पर पेट्रोल, इस पर ऑयल खरीदा जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स फैसले हो रहे थे। अगर आप बताते चलें कि पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के फैसले के खिलाफ एक मुतनाज़ा फैसला, जो कि कहा गया कि ये फैसला भी नहीं था बल्कि एडवाइस था, उस बुनियाद के ऊपर इंपोर्ट रोक दी गई, यानी तमाम जो ऑर्डर्स थे मनसूख कर दिए गए। और उसके बाद इस बुनियाद ये बताई गई कि इसकी बुनियाद ये कि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज और रिफाइनरी के पास जो स्टॉक अवेलेबल है, उस बुनियाद पे आइंदा चंद माह तक हमारे पास मुयस्सर रहेगी सप्लाई पेट्रोल की और हमें शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन उसके बरक्स हुआ, जून 2020 के अंदर हमने देखा कि पेट्रोलियम की शॉर्टेज हुई, जिस तरह हमने बताया कि 25 रुपए कीमतें बढ़ानी पड़ी, तमाम सूरत हाल हुई। और उस वक्त फिर पाकिस्तान स्टेट ऑयल को यह कहा गया कि वो महंगे दामों इस तेल को इस वक्त इंपोर्ट करें और पाकिस्तान में सस्ते दामों इसको बेचें। अब ये सूरत हाल सुस्ती, नाअहली या गलत फैसलों की वजह से थी कि जिस वक्त तेल की कीमतें आली मार्केट में कम थी, उस वक्त ये फैसला नहीं हुआ कि तेल के इंपोर्ट के खिलाफ फैसला हो गया। और जब तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई तो उस वक्त पेट्रोल मसनूआत जो इस वक्त है, हमने देखा कि खरीदी जाने शुरू हो गए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल को महंगे दामों तेल खरीदना पड़ा और पाकिस्तान स्टेट ऑयल को महंगे दामों खरीद कर सस्ते दामों बेचना पड़ा। नदीम बाबर साहब इस बारे में खुद क्या कहते हैं? उनका जो पेट्रोल मसनूआत खरीदी गई, मुख्तलिफ जो बाइंग्स हुई उनकी थे इन डॉलर्स, वो क्या थे? लेट्स हियर दिस आल्सो। इस 90 दिन जो हमारे ख्याल के अंदर मुजरिमाना 18 मई को PSO ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को ये $44.54 थी। अगर आप इसको देखें कि इस दौरानिए में इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डबल से ज़्यादा
बढ़ी हैं। जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। ये सारी सनसनीखेज तफसीलात। इसके बाद एक और मामला जो मैरीटाइम मिनिस्ट्री के हवाले से सामने आया है, अली जदीद साहब जिसके मिनिस्टर हैं, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हवाले से सामने आया, वो स्टोरेज फैसिलिटी का था। ये क्या था और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में क्या इंकिशाफात हुए, ये आपके सामने तफसीलन रखते हैं और इससे बात भी करते हैं, आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट पे जो सिफारिशात रखी गई उन पर क्या अमल दरामद होगा या नहीं होगा। और जिस तरह हमने कहा कि शॉर्ट टर्म में यानी फौरी तौर पर लोग जानना चाहते हैं कि किसने पैसे बनाए और जिन्होंने पैसे बनाए उनको सजा हुई या नहीं होगी, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में डीप रूटेड रेगुलेशंस और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क की जरूरत, जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में अक्सर इस उसूलों की बुनियाद के ऊपर के इस्लाहात होनी चाहिए। इस ब्रेक के बाद तमाम तफसीलात होंगी। बेनकाब हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात जो पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट आई, सनसनीखेज इंकिशाफात हुए इस रिपोर्ट में, लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि किस तरीके से ये बात सामने आई रिपोर्ट के अलावा भी कि जो मैरीटाइम मिनिस्ट्री थी उनको ये कहा गया, जो नदीम बाबर साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि इस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बाकायदा इस वक्त मैरीटाइम मिनिस्ट्री को कहा है कि वो जो फ्लोटिंग स्टोरेज कैपेसिटी है वो बनाए। लेकिन इस बात को काउंटर किया खुद अली जैदी साहब ने। उन्होंने कहा जी कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा हमें, बल्कि हमने उनको कहा है और हमने प्रपोजल दिया काबीना में कि क्योंकि आलमी सतह के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं तो इस वक्त ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। लेकिन उस समरी को रिजेक्ट कर दिया गया ये कहकर कि कीमतें इस वक्त जो आपका प्रपोजल है वो महंगा है। इस सूरत हाल पर यह भी एक कन्फ्यूजन रहा, लेकिन साथ साथ आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया ने फ़ायदा उठाया। भारत ने अपने जब $20 पर बैरल से नीचे पेट्रोल आया तो इस बुनियाद के ऊपर बड़े अहम फैसले किए। भारत के अंदर न सिर्फ उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया बल्कि उन्होंने अपने कमर्शियल जो स्टोरेज है उसको भी बढ़ाया। भारत ने सिर्फ फ्लोटिंग कैपेसिटी की मद में तकरीबन 50 मिलियन बैरल की कैपेसिटी क्रिएट करी, जिस वक्त आलमी सतह के ऊपर पेट्रोल की कीमतें कम हो चुकी थी और $20 पर बैरल से भी नीचे आ चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बरक्स फैसला किया, अपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल को नुकसान पहुंचाया, सार्फिन को महंगा तेल बेचा। लेकिन सवाल यह है जी कि जो नुकसान आम आदमी का हुआ या हुकूमत का हुआ उससे फायदा आखिरकार किसका हुआ, यानी जो लूजर्स हैं और विनर्स हैं इस गेम में वो कौन है, जिसको इस वक्त मजीद बेनकाब करना है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो सनसनीखेज इंकिशाफात हुए वो भी आपके सामने रखते चलते हैं। जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई इसमें बताया गया, इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ा नुकात लिखे गए कि वजारत पेट्रोलियम वो अथॉरिटी है जिसका काम मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदगी को यकीनी बनाना है। वजारत पेट्रोलियम का ये काम था कि वो तेल बेचने वाली कंपनीज की जानिब से कम स्टॉक की निशानदेही करती, लेकिन वजारत इस हवाले से नाकाम रही। तेल बेचने वाली कंपनीज की तरफ से जो 20 दिन तक स्टॉक रखने का उसूल है इसकी खिलाफ वर्जी की गई। 90% कंपनीज ने इस उसूल की खिलाफ वर्जी की। पीएसओ के पास भी फरवरी, अप्रैल और जून में 20 दिन से कम का स्टॉक था, यानी 20 दिन का स्टॉक भी नहीं था और तमाम बेज़ाब्तिगियों का बारीकी से जायजा लेने की जरूरत है। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया कि डीजी ऑयल की तरफ से कोई इकदाम न लिया गया जो शदीद गैर फालियत की निशानदेही करता है। बताया गया कि वजारत डीजी ऑयल से इस बात को यकीनी बनाने में नाकाम हुई कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फरवरी से अप्रैल तक मौजूद स्टॉक उठाते, जो मौजूदा स्टॉक था रिफाइनरीज के पास उसको उठाने से इनकार किया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने। ऑयल बेचने वाली कंपनियों ने लोकल रिफाइनरीज से बाकायदा कोटा लेने से इनकार कर दिया। कंपनियों की तरफ से इस खिलाफ वर्जी पर वजारत पेट्रोलियम ने तवज्जो दी और ना ही ओगरा ने तवज्जो दी। अहम मामला वजारत दाखिला की तरफ से तेल की दरामद पर पाबंदी का फैसला था, जो कि 25 मार्च 2020 को वजारत पेट्रोलियम ने एक मुतनाज़ा ऑर्डर जारी किया। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हिदायत की गई कि वो अपने इंपोर्ट ऑर्डर्स मनसूख कर दें, यानी कैंसिल कर दें। वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी की जानिब से 27 मार्च 2020 को समरी जारी की गई। कहा यह गया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिरने की वजह से लोकल रिफाइनरीज के पास गुंजाइश से ज्यादा तेल जमा हो गया। समरी में कहा गया कि इस चीज के पेश नजर ऑयल इंपोर्ट का जायजा लिया जाए ताकि लोकल रिफाइनरीज काम करती रहें। इस समरी में पाबंदी का जिक्र नहीं था, समरी में जिक्र नहीं था पाबंदी का, लेकिन पाबंदी लगा दी गई। ना ही काबीना ने 27 मार्च 2020 के इजलास में ऐसी किसी पाबंदी की मंजूरी दी थी, मगर 25 मार्च को डीजी ऑयल की तरफ से एक खत में कंपनीज को पहले से जो बुक्ड कार्गोज थे उनको मंसूख करने की हिदायत की गई। ये पूरा बड़ा अहम क्राइसिस है। जैसे हमने कहा कि इसमें नुकसान आवाम का हुआ, रियासत का हुआ। सिर्फ पाकिस्तान स्टेट ऑयल को बताया गया कि तकरीबन 7 से 8 अरब का नुकसान हुआ जब उसने महंगे दामों तेल खरीदा और सस्ते दामों बेचा। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब जो कि सीनियर तर्ज़निगार हैं, माहिर मईशत भी हैं, और फारूक सलीम साहब प्रोग्राम में साथ होंगे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, ये रिपोर्ट आ गई सामने, शुगर हो, वीट हो, पेट्रोलियम क्राइसिस हो, साल साल ये हुकूमत ही आई थी एहतसाब के नारे के साथ कि एहतसाब करेगी अपना भी सबका भी। इतने साल बाद भी अब ये सामने आई चीजें तो उसके बाद फिर एक और फोरेंसिक रिपोर्ट। आपको उम्मीद है कुछ इस पे एक्शंस होंगे और हमारे सामने जो चेहरे बेनकाब भी होंगे और कठेरे में आएंगे? डॉक्टर साहब।
नहीं, बदकिस्मती हमारी ये है कि पाकिस्तान में जो ताकतवर तबके हैं, जिनको आप अशराफिया कह लें, कार्टेल कह लीजिए, माफिया कह लीजिए, वो इतने ताकतवर हो गए हैं और उनका जो है हमारी काबीना में और हमारी पार्लियामेंट में भी वो मौजूद हैं और उनका असर व रसूख है। तो हम तो ये देखते रहे हैं कि ताकतवर तबकों को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने के लिए अगर कानून को तोड़ना पड़े हुकूमत को या इदारों को, तो उसमें कोई जो है ना शर्म महसूस नहीं होती, या उनको नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई नया कानून साजी करनी पड़े तो उसमें भी उसके लिए भी ये तैयार रहते हैं। एहतसाब का कोई मौसर और शफाफ निज़ाम मौजूद नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा इदारा नैब है, उसके मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं वो कौम की और हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। तो अब सवाल इस वक्त अगर आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो इसमें तो इसका माजी ये है कि ऑयल माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जस्टिस भगवान दास की, उन्होंने ये कहा था कि 2002 और ऑनवर्ड में 1230 अरब रुपया के टैक्सेस वसूल किए गए और मार्केटिंग कंपनीज को और दूसरों को, रिफाइनरीज को ज़बरदस्त नाजायज़ फ़ायदा दिया गया। और उन्होंने रिपोर्ट में गलत कारियों की निशानदेही की, जराइम की निशानदेही की। तो उसमें जो फैसला हुआ वो क्या था कि ये जराइम और ये गलत कारियाँ गलत जो है वो बदनीयती से नहीं की गई बल्कि नेक नियती से की गई हैं। यानी जराइम बदनीयती से नहीं किए गए बल्कि नेक नियती से किए गए हैं, इसलिए इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। अब जब एहतसाब होगा नहीं तो इस किस्म के जो तबके हैं वो हमेशा फिर उनको पता होता है कि इस मुल्क में कोई एहतसाब तो नहीं होगा। अब अगर आप जून 2020 में चले जाएं तो 26 जून 2020 को जो कुछ हुआ था वो आपके सामने है। हुआ ये था कि जून में ऑयल मार्केटिंग क्राइसिस चला था और ओगरा ने इनको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नोटिस इशू कर दिया था और उन पर जुर्माना कर दिया था। वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा जी आप कानून के मुताबिक चलें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी इन्होंने की भी थी, हुकूमत पर दबाव डाल के उन्होंने 30 जून के बजाय 26 जून 2020 को पेट्रोल की मसनूआती कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ओगरा की समरी आने का भी इंतज़ार नहीं किया, यानी ओगरा की समरी नहीं आई और 4 दिन का सबर नहीं हुआ, 30 दिन के बजाय 26 जून को कर दिया ताकि उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी उनको फ़ायदा पहुंचाना मकसूद था। न उन्होंने इस बात को देखा कि ओगरा ने जुर्माना किया है, न इस बात की उन्होंने परवाह की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है कानून वो ऑर्डर मौजूद है कि इनके खिलाफ एक्शन लें। तो अगर ये इतने ताकतवर हो गए हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि आप आवाम को बेदार करें तो कुछ वो लोग सड़कों पर आए तो कुछ होगा, वरना यही होगा कि अगर ये जून की बात है, आज रिपोर्ट आ रही है शुगर माफिया की बात आप देख लीजिए, ऑयल माफिया की देख लीजिए, प्रॉपर्टी माफिया की देख लीजिए, तो एहतसाब होता कहाँ है? ये तो जो है एहतसाब के नाम पर ड्रामेबाजी या सियासत मेरे ख्याल से हो रही है। सही। तो और अब क्या होगा क्योंकि ये आप क्योंकि इसमें तो सिफारिशें की गई थी रिपोर्ट में कि जो पैसा कमाया गया वो रिकवर भी किया जाए और इसके साथ साथ नुकसान जो पहुंचा है वो उसको रिकवर करने की बात की गई थी। क्या ये रिकवर होगा पैसा? की कोशिश भी नहीं की जाएगी। इसका एक तो मैं आपको सबूत ये दे दूं कि इस वक्त आपको अगर याद हो कि 2019 में हमारी एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी। उस टैक्स एमनेस्टी स्कीम में ये कहा गया था कि जो लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे उनके लिए बेहतर है उठा लें, अगर उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया तो उनके हम असासे जब्त कर लेंगे और उनको जेल में भेज दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि उनके खिलाफ हम ज़बरदस्त ऑपरेशन करेंगे और उनकी तफसीलात और उनके नाम भी हमारे पास आ गए हैं। वो सब चीज़ें बयान मौजूद थे, यानी जो चोरी के पैसे से बैंकों में पैसा रखा था, डिफेंस सेविंग में रखा था, प्रॉपर्टीज में था, बॉन्ड्स में था, उसका कोई 900 अरब रुपया कानून के तहत वसूल हो सकता था बगैर किसी मेहनत के। यानी मिसाल एक मैं दे दूं छोटी सी कि अगर एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में जमा कराया है अपने नाम से, लेकिन डिक्लेयर किया उसने 1 लाख रुपया, तो कौन सी मुसीबत थी आपको कि आप उनको नोटिस दिया जाता कि जो 1 करोड़ के जो उसके डिफेंस सेविंग है उनको फ्रीज कर दिया जाता जब तक वो उस पर टैक्स ना दे दे। तो आपको उम्मीद नहीं है डॉक्टर साहब के हाथ नहीं डाला। और एक जुमला मैं पूरा कर लूं, और ये कहा गया
कि हमारे ऊपर इतना दबाव है तो फिर हम क्या करें। तो अगर दबाव है और कानून का कीमा बनाना है, 900 अरब रुपए उनसे नहीं लेने बल्कि आवाम पर बिजली पेट्रोल गैस के बोल डालना है, तो ये तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। इस केस में भी रियासत का अपना नुकसान हुआ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की कंपनी को नुकसान हुआ, इसके अलावा जो अवाम है उसको नुकसान हुआ, महंगा तेल खरीदना पड़ा उसको। लेकिन इस ब्रेक अजीम कुछ और अहम पहलू, इसके बाद जो FIA की फॉरेंसिक टीम किस तरह आगे बढ़ेगी इस केस में, सारी तफसीलात रखते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने बेनकाब किया कि किस तरीके से पेट्रोल क्राइसिस शुरू हुआ, फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्या कहा गया, और अब FIA की जब तहकीकात करने जा रही है तो उसका मैंडेट क्या होगा। लेकिन सवाल सारा यहीं का यही है कि आखिरकार जो सुस्त फैसले हुए, यानी फैसलों में सुस्ती हुई, या फिर जो गलत फैसले हुए उससे जो नुकसान हुआ कौमी खजाने को और आम आदमी को, उसका अजाला कौन करेगा। क्या ये अमाउंट रिकवर्स होंगी, क्या जिसका फायदा हुआ वो बेनकाब होंगे चेहरे, और इसके साथ साथ क्या ये रिपोर्ट मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, क्योंकि शुगर, वीट और ये पेट्रोल क्राइसिस ये बताता है कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस में कुछ गड़बड़ है, और बहुत सही की गड़बड़ है। इसको बेनकाब करना सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि इस पर फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शंस की जरूरत है। असद उमर साहब ने जो FIA को मैंडेट दिया गया है इस इंक्वायरी के हवाले से, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। हमारे ख्याल के अंदर मुजरिमाना एक्शंस थे, क्रिमिनल एक्ट्स थे, और कानून के मुताबिक उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस बनने चाहिए। उसके लिए पूरा सबूत जो हैं इस शक्ल में लाने के लिए कि उनकी बुनियाद के ऊपर केसेस चलाए जा सकें, FIA को मैंडेट दिया जा रहा है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करें और 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर आगे इसके प्रोसिक्यूशन का काम शुरू किया जा सके। जो सेल्स रिपोर्ट की गई, क्या वाकई में वो सेल्स हुई, क्या प्रोडक्ट की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई, और अगर की तो किसने की। जैसे हमने बताया कि फैसले सुस्त हुए या फिर गलत हुए और उन फैसलों का नुकसान हुआ। भारत ने 50 मिलियन बैरल का फ्लोटिंग कैपेसिटी बनाई, उसके अलावा अपनी कमर्शियल पेट्रोलियम स्टोरेज और स्ट्रेटेजिक जो स्टोरेज था उन सब में इजाफा किया, दीगर ममालिक ने किया, जब तेल की कीमतें मार्च, अप्रैल, मई में निचली सतह पर थी, बल्कि लोएस्ट लेवल के ऊपर आ चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत ने इसके बरस गलत फैसले किए, जिससे कौम को नुकसान हुआ और कौमी खजाने को नुकसान हुआ। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ये सुस्ती थी ये फैसले, या ये मैलिफाइड इंटेंशंस था? आपका अपना ओपिनियन इस बारे में क्या डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब? देखिए, मैं तो बिल्कुल ये समझता हूं कि ये सब ताकतवर तबकों के दबाव पर और उनके मुफाद में काम हो रहा है, क्योंकि हुकूमत भी ये महसूस करती है कि अगर इन लोगों की सपोर्ट उनको ना हो तो फिर यह हुकूमत या कोई दूसरी हुकूमत बरकरार रह ही नहीं सकती। चीनी का बुहरान आपके सामने है, उसका डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब से इस वक्त रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया, जब ये रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट को जब सामने लेकर आया गया तो बताया गया कि किस तरह से इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदगी, डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए मसनूआत को उस वक्त जो यकीनी बनाना था वो बुनियादी जिम्मेदारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं पूरी हुई। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, ये जो पूरा मामला है, जिस तरह ये हुआ पेट्रोल क्राइसिस, उसके बाद फिर एक रिपोर्ट आई, फिर अब एक और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, ये एहतसाब के नारे से हुकूमत आई थी, आपको लगता है कि ये वाकई में एहतसाब हो रहा है, और जिन लोगों ने फ़ायदा हुआ या जिनकी कमाई हुई इस पूरे क्राइसिस से, क्या उनको आपको लगता है करार वाकई सज़ा होगी? डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, देखिए, जहाँ तक आम आदमी का, आवाम का ताल्लुक है, आप एंकर हजरात से दूर होके, इस्लामाबाद में सियासतदानों से दूर होके, उनका ताल्लुक शख्सियात से नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आम आवाम का ताल्लुक दरख्त गिनने से नहीं है, उनका मकसद है फल खाना, कि उनको क्या मिल रहा है। क्या चीनी सस्ती हो रही है उन रिपोर्ट्स के नतीजे में, क्या आटा सस्ता हो रहा है, क्या बिजली सस्ती हो रही है। उनका ताल्लुक नहीं है कि हफीज शेख साहब रह रहे हैं, उनकी जगह कौन आ रहा है, या नदीम बाबर साहब के खिलाफ क्या रिपोर्ट आ गई, या IPPs के खिलाफ क्या रिपोर्ट आ गई, या शुगर रिपोर्ट क्या निकल आई। पिछले 2.5 सालों में रिपोर्ट्स निकल रही हैं, इल्ज़ामात बेतहाशा बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं, और हम लोग बैठे उसका तज्जिया भी जरूर करते हैं। लेकिन 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मकसद मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ 3 चीजें चाह रहे हैं। आटे की कीमत 35 रुपए किलो से 70 रुपए किलो हो गई। आटे की वीट के ऊपर एक रिपोर्ट निकल आई, क्या कीमत कम होगी? शुगर की कीमत 55 रुपए किलो 2.5 साल पहले चल रही थी, अब वो 100 रुपए पे चली गई।
शुगर की रिपोर्ट सामने आ गई, मैंने पढ़ ली, क्या शुगर की कीमत वापस 55 रुपए पे जा रही है? बिजली की कीमत आज से 2.5 साल पहले मैं अपने घर का बिल देख रहा हूँ तो 11 रुपए यूनिट पड़ रहा था मुझे, सब टैक्सेस शामिल करने के बाद। जो पिछले हफ्ते मैंने बिल दिया है वो 28 रुपए का है। अगर मैं भी 28 रुपए का दे रहा हूँ तो बाकी पाकिस्तानी सार्फिन भी दे रहे होंगे। बिजली के ऊपर भी, IPP के ऊपर भी रिपोर्ट आ गई, उन्होंने बताया कि 5,000 अरब रुपए का टीका लग गया। बॉटम लाइन क्या है? क्या बिजली वापस 11 रुपए पे जा रही है? क्या आटा वापस 35 रुपए पे जा रहा है? क्या चीनी वापस 55 रुपए पे जा रही है? अवाम का ये न, लेकिन अवाम ने तो ये तो यकीनी तौर पे है कि कुछ भी वापस नहीं हो रहा, लेकिन ये हुकूमत तो इस मैनिफेस्टो के साथ आई थी कि वो एहतसाब करेगी। और अगर इस तरह के मामलात में जब जून 2020 में क्राइसिस होता है, उस पर फिर रिपोर्ट आती है, फिर एक और रिपोर्ट आती है, तो आपको नहीं लगता कि ये डिलेड प्रोसेस है और उन तमाम वादों और मैनिफेस्टोस के खिलाफ है जो इन लोगों ने वादे किए थे एहतसाब करने के करप्ट लोगों? देखिए, एहतसाब एक इवेंट नहीं है, एक अमल का नाम है, वो प्रोसेस है, वो मुसलसल चलता रहता है। वो कोई एक दिन नहीं कि आज मैंने एहतसाब कर दिया बस खत्म हो गया। एहतसाब एक प्रोसेस है, एक अमल है, वो चलता रहना है और उसके नतीजे चाहिए। उस एहतसाब का नतीजा चाहिए ठोस फॉर्म में कि अवाम को कोई फायदा पहुंचे। देखिए, आपने हुकूमत ने शुगर के ऊपर रिपोर्ट निकाल दी, उसमें उसने अशखास का नाम भी दे दिया, उनकी कंपनीज का नाम भी दे दिया और ये भी बता दिया कि उन्होंने कितने अरब रुपए का टीका लगाया है अवाम को। इससे अगर आप उन अशखास को पकड़ के बंद कर दें, उससे क्या चीनी नीचे आ जाएगी? मामला नताइज निकालना है, चीनी की कीमत नीचे लाना है, उन अशखास को सजा देना नहीं है। Exactly. तो वो अमल जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो रहा, एहतसाब नहीं हो रहा, एहतसाब के नताइज सामने नजर नहीं आ रहे, एहतसाब के नताइज में आम आदमी की जिंदगी के ऊपर जो बोझ है वो कम नहीं हो रहे। और शायद सिद्दीकी साहब, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि जैसा आपने कहा ना अमाउंट रिकवर होगी ना कुछ होगी, फरोज सलीम साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एक आम आदमी का मसला तो महंगाई है, जो कीमतें बढ़ी 25 रुपए बढ़ी, फिर उसके बाद बढ़ती रही मुसलसल, तो उस पर तो कोई फर्क इस वक्त शायद सिद्दीकी साहब को ये नहीं पड़ेगा इस वक्त। अगर वो नदीम आबा साहब को सजा भी हो जाए, अकाउंटेबल भी ठहराए जाए, दीगर लोग भी चेहरे बेनकाब हो जाएं, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा कोई शायद सिद्दीकी साहब? नहीं, देखिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तो अभी ये देख रहा था कि जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की बात हुई, ये पाकिस्तान की तारीख का इस हुकूमत ने सबसे बड़ा NRO दिया है। पाकिस्तान में कभी इतना बड़ा NRO नहीं दिया गया। खुद मुख्तारी के नाम पर ये हुकूमत ने जो 15 मिनट में कैबिनेट से मंजूर कराया है, जरा उसका जुमला तो देख लें। स्टेट बैंक के माजी के गवर्नर्स, स्टेट बैंक के माजी के डिप्टी गवर्नर्स, स्टेट बैंक के माजी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बहुत से आज हुकूमत में भी है, स्टेट बैंक के कमेटी के मेंबरान, उन्होंने जो कुछ उनके खिलाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माजी के गवर्नर्स ने और बोर्ड ने 10,000 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान मईशत को और डिपॉजिटर्स को पहुंचाया है। इन्होंने ऐसे कर्जे माफ किए हैं जिसके मुतालिक स्टेट बैंक ने कहा था कि ये गबन है, ये कर्जे नहीं है, वो कर्जे भी माफ कर दिए गए स्टेट बैंक के अहकामात के तहत, सर्कुलर 29 के तहत। तो 10 इतना बड़ा जो NRO ये दे दिया गया। तो मुझे तो कोई एक सवाल का जवाब इस हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि खुद मुख्तारी का इससे क्या ताल्लुक है कि पिछले गवर्नर से आप नहीं पूछ सकते? फिर अगर आप तो ज्यादा इख्तियारात दे रहे हैं तो इनको ये कहना कि जी इनसे भी नहीं पूछा जा सकता बगैर बोर्ड, तो मैं ये रिकॉर्ड में बताना चाहता हूँ। शायद सिद्दीकी साहब की आवाज इस वक्त मुसलसल डिस्टॉर्ट हो रही है। मैं ये कह रहा था कि जो मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उन्होंने आइन की शिक 3 की खिलाफ वर्जी की है, इन्होंने आइन की शिक 38E की खिलाफ वर्जी की है, इन्होंने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के 40 इस पे हम तफसीलन प्रोग्राम भी करेंगे शायद, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये तो एक क्राइसिस हो ना, ये वीट हो, शुगर हो, ये तेल का हो, या आप स्टेट बैंक की जो बात बता रहे हैं, ये सारे क्राइसिस होते हैं, फिर एक रिपोर्ट बनती है और फिर मामला खत्म हो जाता है। ना आवाम पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना गवर्नेंस पे कोई फर्क पड़ रहा है, कुछ सीख भी नहीं रहे इस पर ये लोग, इसलिए कि दूसरा मसला आ जाएगा। हमारा जो है ना एहतसाब और रिकवरी, तो मेरे ख्याल से शफाफ एहतसाब कुछ सियासतदानों को छोड़कर, और रिकवरी ये तो इनके एजेंडे में शामिल ही नहीं है ना। ये तो ये था कि पिछली नाकामियों का और अपनी नाकामियों का जो है वो साइड ट्रैक करने के लिए ये बातें लेकर आ जाते हैं, वरना दस्तावेजी सबूत जहां मौजूद हैं, अगर वहां एहतसाब नहीं हो रहा, ये अभी जैसे आपने भी पहले जिक्र किया था 1,000 रुपए में एक बैंक बिक गया, तो कौन सी उसमें स्क्रूटनी की जरूरत है?
अब तो माफी मिल गई ना उसको, तो केस खत्म हो गया। इसलिए कि आप 1,000 रुपए 1,000 रुपीज में बैंक बिका, तो उस बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपकी आवाज़ में भी इस पर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जो आपके कमेंट्स आए। डॉक्टर फरूख सलीम प्रोग्राम में ज्वाइन किया, तफसीलन आपके सामने रखा। क्राइसिस आखिरकार शुरू किधर से हुआ, कहाँ गलत फैसले हुए, कहाँ फैसलों में सुस्ती हुई, और उस बुनियाद के ऊपर जो नुकसान पहुंचा कौमी खजाने को और साथ साथ एक आम आदमी को, वो सब कुछ तफसीलन बेनकाब किया। अब जो फैसले हुए हैं वो यकीनी तौर पर जिस पर लोगों की नज़र है वो ये है कि इन द शॉर्ट टर्म कम से कम ये पता चल सके कि किसने कितना कमाया और उनसे वो रिकवरीज हो सके, और इन द लॉन्ग टर्म जैसा फरूख अली साहब ने कहा कि दोबारा ऐसा ना हो, उसको इंश्योर करने के लिए कुछ ऐसे हतमी तौर पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं जिनकी शदीद ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ जो फरूख अली साहब ने सवाल उठाया जी कि जो महंगाई या एक चीज़ जो बढ़ गई एक बार, वो इन रिपोर्टों से कम नहीं होती, वो कभी भी कम नहीं हो सकती इन रिपोर्टों से, चाहे जितनी रिपोर्टें आ जाएं। लेकिन असल में जो